Reincarnation of Cold-Blooded Queen in Novel Episode 5। तभी विपुल जी बोले, सीखा तुम्हें जय की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो नियति जैसी हो जाएगी कि नहीं। अगर जय भी सबसे नफरत करे तो भी उसमें हमारी ही गलती होगी। हमने नियति को कभी प्यार नहीं दिया, इसलिए वो हमसे नफरत करती है। जय को भी वो प्यार नहीं मिला जो वो डिजर्व मारता है। वो ऑलरेडी हम सबसे दूर हो गया है। नियति के आने से पहले भी वो हमसे बात नहीं करता था, इसलिए नियति को दोष देना बंद करो। अब आगे। विपुल जी की बात सुनकर सीखा जी ने विपुल जी को देखा और सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बह गया। उन्हें भी विपुल जी की बातें ठीक ही लग रही थी, पर विपुल जी का नियति की साइड लेना बाकी किसी को पसंद नहीं आया, खास करके रूही और नेहा को। दोनों ने गुस्से से मुठिया कस लिया। अमृत और अर्जित ने कुछ नहीं कहा, पर वो दिल ही दिल में जानते थे कि उनके डैड ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जब से कि आपने ननिहाल से आया था, वो उनमें से किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। वो खुद भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करते थे। जय उनसे बहुत ज़्यादा अलग था। उसे बिजनेस और एक्टिंग और स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और अमृत को बिजनेस और अर्जित को एक्टिंग और सिंगिंग पसंद था। वो तो रूही और नेहा से भी दूर ही रहता था, जैसे वो उन दोनों को जनता ही ना हो, जबकि तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सब अपने रूम में चले गए। जैसे ही सीखा जी रूम में पहुंची, विपुल जी कुछ सोचते हुए बोले, सीखा अब से तुम किसी के लिए नियति को भड़काओ मत। आज तुमने नेहा की वजह से नियति से जिस तरह से बात की वो बिल्कुल गलत था। ऐसा करके तुम बस उसकी गुस्से और नफरत को और ज्यादा भड़का रही हो और कुछ नहीं। उनकी बात सुनकर सीखा जी बोली, पर वो किस तरह से बात कर रही थी, क्या आपने देखा नहीं? जब से वो आए हैं सब उससे आराम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बार बार बस सबकी बेइज्जती कर रही है। अमृत, अर्जित, रूही तीनों उसके बड़े भाई बहन हैं, पर नियति के दिल में उन तीनों के लिए थोड़ा भी प्यार या सम्मान नहीं है। उल्टा उसके दिल में हम सबके लिए सिर्फ नफरत भरी हुई है। आपने सुना नहीं कि उसने हमारे लिए कब्र बनाया है? उसकी नफरत अब इस हद तक बढ़ गई है कि वो अमृत और अर्जित को भी अपनी दुश्मन मानती है। पहले वो सिर्फ रूही को थोड़ा परेशान करती थी, उससे नफरत करती थी, क्योंकि हम सब रूही को ज्यादा प्यार और पैम्पर करते थे, पर अब तो वो अर्जित और अमृत से भी गहरी नफरत करती है। उनकी बात सुनकर विपुल जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, नियति के दिल में उन सबके लिए नफरत किसने भरा है? हम सब ने। सारी गलती मेरी है। अगर मैं इनसिक्योर नहीं होता, अगर मैं रूही को इतना प्यार नहीं करता और तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम तुम्हारी ख्याल रखता, तो तुम भी मेरी वजह से नियति को नापसंद ना करती, और भलाई अमृत और अर्जित और रूही को भाई बहन क्यों माने और उनसे प्यार क्यों करे? उसकी नफरत उसकी जगह सही है। अमृत और अर्जित ने कभी भी नियति को बहन की तरह ट्रीट नहीं किया है। वो भी हम सब की तरह नियति के सामने ही रूही को इम्पोर्टेंस देते थे, प्यार करते थे। तो तुम ये अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि वो उन्हें भाई बहन की तरह प्यार और सम्मान दे, जबकि उसे उन लोगों से कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला? आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है सीखा। मैं अपने स्वार्थ में और रीना की आखिरी निशानी सोचकर रूही के प्यार में इतना अंधा हो गया कि मैंने अपनी छोटी सी बेटी को खो दिया। और यही गलती तुमने भी किया है सीखा। रूही के प्यार में हम दोनों भूल गए थे कि हमारी एक और बेटी भी है, को रूही से भी 3 साल छोटी है, और उसे हमारी जरूरत है। उसकी नफरत, बेरुखी सब जायज है और इसे हमें बर्दाश्त करना ही होगा। उनकी बात सुनकर सीखा जी हैरान थी, पर दुखी भी थी। विपुल जी की बात सही तो थी। सीखा जी की आंखों से आंसू बह गए। उन्हें भी अब थोड़ा पछतावा हो रहा था। नेहा के लिए नियति को दोषी ठहराना बहुत गलत था, और इससे नियति के मन में उनके लिए सिर्फ और भी नफरत बढ़ गई होगी। अब बस तुम नियति से ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे वो और नफरत से भर जाए, विपुल जी ने कहा, और उनकी आंखों से आंसू बह गया, क्योंकि नियति की बातों से वो इतना तो समझ गए थे कि नियति अब उनसे इतनी नफरत करती है कि शायद अगर वो घुटनों के बल बैठकर मैगी मांगे तो भी वो उन्हें मार नहीं करेगी। अपनी गलतियों की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। अब जो उनके सामने थी वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी रेसर और डॉक्टर थी, जो डॉक्टर दिशा जैसी बड़ी डॉक्टर को भी पर्सनली उनके पापा के इलाज के लिए बुला सकती थी। तो उसकी इन्फ्लुएंस किस हद तक होगा ये भी समझ पाना नामुमकिन है। वहीं नियति के रूम में नियति अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी। फिर लैपटॉप साइड में रख के डेविल की तरह हंसते हुए बोली,
मिस्टर अरिजीत शेखावत, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे ऊपर उंगली उठाने का? तो कल के धमाके के लिए रेडी रहो। नियति की आंखें गुस्से से लाल थी। जब से वो यहाँ आए थी उसे रूही से ज्यादा अरिजीत इरिटेटिंग लग रहा था, जो किसी मक्खी की तरह उसके कान के पास बार बार भिनभिना रहा था। नियति ने किसी को कॉल किया, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर चेंज करने कपबोर्ड में चली गई। रात के 12 बजे सुनसान जंगल में, जहां सिर्फ हवाओं की सरसराहट और जानवरों की आवाज ही आ रही थी, उस जंगल में एक इंसान किसी चीते की स्पीड से भाग रहा था। अगर कोई गौर से ना देखे तो उसे लगेगा कि ये बस हवा का झोंका है। थोड़ी आगे जाकर वो इंसान रुक गया। उसके सामने एक ब्लैक पैंथर आपने सामने पड़े इंसान को देख रहा था। उस इंसान के अंदर शायद खून भी नहीं बचा था, उसका हाथ पैर सब कट गया था। फिर भी वो पैंथर उसे गुस्से से घूर रहा था। रिलैक्स काल, ही इज डेड। उस इंसान ने अपनी ठंडी मगर शांत आवाज में बोला। तो उस पैंथर ने उस नीचे पड़े विकृत डेड बॉडी को घूरना बंद करके उस इंसान के पैरों के पास आ गया और उसकी पैरों को सहलाने लगा। उस इंसान ने उसकी सिर को सहलाया। उस इंसान की गहरी ब्राउन आंखें किसी जानवर की तरह थी, जो दूर अंधेरे से घिरे घने जंगल को देख रही थी। जैसे अंधेरों में भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर दोनों मुड़ गए और दूसरी दिशा में चले गए। उस इंसान की स्पीड उस पैंथर से भी ज्यादा थी। थोड़ी देर बाद वो एक और जगह पहुंच गए, जहां दो लोग छुपकर बैठे हुए थे। किसी को आते हुए महसूस करके दोनों डर से कांप गए। क्या उन लोगों ने हमें पकड़ लिया? एक आदमी दूसरे आदमी को देखकर डरते हुए बोला। पता नहीं, हम इतने दूर भाग आए हैं, क्या इतने घने जंगल में हम ढूंढना आसान है? दूसरा आदमी और भी डरते हुए बोला। नहीं, मगर हम उस रक्स्यास के हाथ में आ गए तो ये हमें भयानक मौत देगा। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। दोनों जैसे ही खड़े होकर भागने वाले थे, उनके सामने दो पैर दिखाई दिए। दोनों ने सामने देखा तो वहां उनकी मौत उनके सामने इंसान के रूप में खड़ी थी। उस इंसान के पीछे एक ब्लैक पैंथर आकर रुका। उन दोनों को देखकर दोनों आदमी डर से पीला पड़ गए। उनमें से एक आदमी रोते हुए गिड़गिड़ा कर बोला, मिस्टर रायजादा, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम पूरी जिंदगी आपकी नौकर बनने के लिए तैयार हैं। दूसरा आदमी भी मौत के डर से कांप गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने किस तरह को शैतान को भड़का दिया है। वही सामने खड़ा इंसान, जो कोई और नहीं प्रखर था, वो किसी डेविल की तरह हंसते हुए बोला, तुम दोनों को जाने दूं। तुम लोग खुद ही अपने मौत मांगने मेरे पास आए थे। अब तक तुम लोगों को काफी कुछ पता चल गया है ना? तुम लोगों को कैसे छोड़ दूं? कुछ दिन बाद मेरी क्वीन मेरी दुनिया में आने वाली है, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने अपने हाथ के झटके से खंजर निकाल लिया और उस एक आदमी की आंखों में घुसा दिया। तुमने मेरी इस दुनिया को देखकर गलती कर दिया। वहीं वो ब्लैक पैंथर भी दूसरे आदमी पर टूट पड़ा। पूरे जंगल में दोनों आदमियों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो कुछ ही सेकंड में शांत हो गई। बस उनका कटा हुआ हाथ पैर सिर रह गया था। प्रखर किसी शैतान की तरह हंसा। उसकी हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल शांत हो गया। सिर्फ उसकी हंसी की आवाज वहां गूंज रही थी, जो सभी जानवरों को डरा रही थी। दोनों फिर से स्पीड से चले गए। थोड़ी देर में ही प्रखर और वो ब्लैक पैंथर दोनों जंगल के बीचों बीच उस महल देसी घर में लौट आए। प्रखर सीधा अपने रूम में चला गया। काल वहीं सोफे पर लेट गया। जैसे काम करके थक गया हो। प्रखर रूम में पहुंचकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो टॉवल में बाहर आया। उसकी मस्कुलर बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी। वो सीधा कपबोर्ड में चला गया और चेंज करके बाहर आ गया और अटैच रूम में चला गया। उसने सामने रखी गई पेंटिंग को देखा। हर एक पेंटिंग में एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग थी, जो किसी और की नहीं, नियति की थी। प्रखर ने उस फोटो को सहलाया और बोला, बनी, बहुत जल्द तुम मेरे साथ मेरे पास होगी, पर इस बार मैं सब कुछ बदल दूंगा। किसी को भी मैं तुम्हारे पास पहुंचने नहीं दूंगा। हम दोनों अपने बच्चे को फिर से इस दुनिया में लाएंगे। इतना कहते हुए प्रखर की ब्राउन आंखें थोड़ी सुनहरी हो गई। उसने उस पेंटिंग में नियति की माथे को किस किया और बोला, गुड नाइट बनी। फिर वो रूम से निकलकर चला गया। सुबह का वक्त। शेखावत मेंशन में सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। दादाजी भी वहां मौजूद थे। आज नेहा सबसे ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसकी शेयर ट्रांसफर होने वाली थी। दादाजी ने एक दिन भी वेट नहीं किया। उन्होंने ऑलरेडी लॉयर को बुला लिया था। थोड़ी देर में विश्वनाथ जी का लॉयल आदमी वहां आ गया। ना चाहते हुए भी नेहा को ट्रांसफर पेपर पर साइन करनी पड़ी।
वो भी नियति के नाम पर ट्रांसफर हो रही थी, जिस वजह से नेहा को ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेहा गुस्से से तिरछी नजरों से नियति को घूर रही थी, पर नियति को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसे तो नेहा की चेहरा देखकर इस वक्त बहुत मजा आ रहा था। उसकी होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई, जो बहुत भयानक थी। नेहा डर से कांप गई। उसमें जल्दी से नियति के ऊपर से अपनी नजरें हटा लिया। दादाजी ने पेपर नियति को दे दिया और बोले, बच्चा ये लो, अभी इसे रखो, बाद में तुम्हारी काम आ सकता है। नियति ने सिर हिला दिया और पेपर को ले गई। वैसे भी वो चाहती तो सारी शेयर ले जाती। वहीं बाकी सब नियति को देख रहे थे। विपुल जी और सीखा जी ये जानने की कोशिश में नियति को देख रहे थे कि क्या वो खुश है या नहीं, पर नियति की चेहरे की भाव से वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या दुखी। तभी रूही ने अपने फोन पर देखा तो उसकी चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने स्माइल छुपा लिया और खुशी होने जा नाटक करते हुए बोली, मैंने जो मंगवाया था वो आ गया है। कुछ ही देर में कुछ लोग बड़े बड़े बैग्स लेकर अंदर आए। उन्हें देख मार रूही खुश हो गई और बाकी सब रूही को खुश देख खुश थे। बच्चा ये सब क्या है? सरिता जी ने रूही से पूछा। सीखा जी ने कुछ नहीं पूछा, उन्हें लगा रूही ने अपने लिए कुछ शॉपिंग किया होगा। बाकी सब भी यही सोच रहे थे। रूही स्माइल करते हुए बोली, चाची ये सब मैंने ईशानी के लिए मंगवाया है। इसमें कुछ ड्रेस और परफ्यूम और नेकलेस है जिसे मैंने अपनी छोटी बहन नियति के लिए मंगाया है। उसकी बात सुनकर सब नियति की तरफ देखने लगे, जिसका चेहरा अभी भी भावहीन ही था। पर जय तो रूही की बात सुनकर हैरान था। ये लड़की कौन सी चाल चल रही है? इसे कब से नियति की इतनी फिक्र होने लगी, और तो और उसकी मीठी बातें कहीं शुगर ना हो जाए। उसने नियति को देखा जिसकी चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तो वो रिलैक्स हो गया। पर बाकी सब रूही को इतनी समझदार देखकर खुश थे। सीखा जी और अर्जित ने प्यार से रूही को देखा। उनकी बच्ची कितनी अच्छी और समझदार है जो नियति के लिए इतना सोच रही है। रूही अपनी होंठों पर एक प्यारी मुस्कान लिया नियति के पास गई और बोली, नियति मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, क्योंकि मोम डैड भाई सब तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, पर क्या तुम पास्ट को भूल नहीं सकती? ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या हम दोनों बहन को तरह नहीं रह सकते? अगर तुमने ये सब गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे बहुत दुख होगा। आई होप कि ये सब तुम्हें बहुत पसंद आएगी। रूही मासूमियत से ये सब बोल रही थी, पर दिल ही दिल में वो नियति पर हंस रही थी। बस एक बार तुम इसे ले लो। अगर तुमने इन सब चीजों को यूज किया तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। वहीं बाकी सबकी नज़र भी नियति के ऊपर ही थी। वो देखना चाहते थे कि नियति रूही की दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। रूही ने एक बैग उठाकर नियति को दे दिया। नियति की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने रूही से वो बैग ले लिए। ये देखकर रूही की होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वहीं विपुल जी, सीखा जी और बाकी दोनों भाइयों की चेहरे पर स्माइल आ गई। उन चारों को लगा शायद नियति ने रूही के दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा है तो वो भी नियति को रूही की तरह बहुत सारे गिफ्ट्स लाकर देंगे, ताकि नियति की नफरत कम हो जाए। पर वो नहीं जानते थे कि उनकी ये उम्मीद थोड़ी देर बाद नियति पूरी तरह से तोड़ने वाली थी। नियति ने उस बैग को दिलचस्पी से देखा। वहीं रूही बाकी बैग्स को टेबल के ऊपर रख रही थी। वहीं दादाजी, दादी माँ जय नियति को रूही के हाथ से गिफ्ट लेते हुए देखकर हैरान थे। भले ही रूही उनकी पोती थी, पर दादाजी और दादी माँ को रूही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्रिंसेस ने क्यों गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ना तो उसके पास पैसों की कमी था, ना ही उसके पास ऐसी चीजों की कमी थी। दादी माँ और दादाजी जानते थे उनकी पोती के लिए ये ड्रेस और ज्वेलरी किसी काम का नहीं। वो चाहे तो ऐसे लाखों ड्रेस ज्वेलरी उसके पास 1 मिनट में पहुंच जाएगा। नियति की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था। नियति की यादों के हिसाब से रूही ने पिछली जिंदगी में भी सिर्फ सबके सामने अच्छी बनने के लिए ऐसे ही नियति को कुछ गिफ्ट दिया था, पर वो ड्रेस इतना भद्दा था कि वो पहनने की लायक भी नहीं था। वो ड्रेस इतनी छोटी और चमकीला भड़कीला रंग का था कि उसे देखते ही लोगों का सिर घूमने लग जाए। और जो ज्वेलरी उसने दिया था वो जेड या डायमंड का नहीं था, बल्कि सब कुछ नकली था। और रूही ने उसे नियति को 2 दिन बाद विपुल जी और सीखा जी की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में पहनकर आने के लिए बोला था। और बेचारी नियति ने उन सबको बिना देखे ही ले लिया था,
पर जब 2 दिन बाद उसने देखा तो वो ड्रेस देखकर उसने उसे नहीं पहना, क्योंकि वो ड्रेस तो उसे फिट भी नहीं हो रहा था और ऊपर से इतना छोटा और तिविलिंग ड्रेस उसने कभी नहीं पहना था। उस वक्त वो बहुत छोटी भी थी, इसलिए उसने नहीं पहना। पर इस बात के लिए रूही ने रो धो कर सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया था और सबसे बोला कि नियति उससे नफरत करती है, इसलिए उसने उसके दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना आज रात पार्टी में वो उस ड्रेस को पहनकर जरूर आती। और रूही उस वक्त बहुत मासूम बिहेव कर रही थी, इसलिए सबका गुस्सा नियति पर भड़क गया। उस वक्त सिर्फ दादी माँ और जय ने ही उसे बचाने की कोशिश किया था, बाकी सब उस पर गुस्सा कर रहे थे। अर्जित ने तो उसे थापड़ भी मार दिया था। और फिर कुछ दिन बाद रूही ने घर में बोला कि उसने नियति को उसके दिए गिफ्ट को बेचते हुए देखा था। और जब सब उससे पूछने लगे तो नियति, जो इतनी मासूम थी, उसे कुछ भी नहीं पता था, वो सारी ज्वेलरी लाकर सबके सामने रख दिया। उसे ये एहसास भी नहीं था कि ये सारी ज्वेलरी नकली है। जब रूही ने जोर दिया कि वो गलत नहीं हो सकती, तो विपुल जी ने अपनी प्यारी बेटी की बात मानकर ज्वेलरी को जांच कराया तो सारी ज्वेलरी नकली निकला। और इसका सारा दोष नियति पर आ गया था कि नियति ने असली ज्वेलरी को बेच दिया है और उसकी जगह नकली को रख दिया है। तब दादा माँ ने गुस्से से 50 लाख रूही को दिया था ताकि वो नियति का पीछा छोड़ दे और बार बार उसे परेशान न करे। ये सोचकर नियति ने अर्जित के हाथ को देखा और बोली, पता नहीं ये हाथ कब तक ठीक रहेगा। उसने धीरे से बोला था, इसलिए किसी को सुनाई नहीं दिया। नियति मन ही मन बोली, वाह रूही, तुमने तो एक अच्छा काम किया, खुद को मारने के लिए खुद ही जाल बिछा दिया। मिस्टर विपुल शेखावत चू, बेचारे आप जिस बेटी को खजाना मानते हैं, अगर उस खजाने को मैंने डस्टबिन न बनाया तो मैं भी दिशा नहीं। ऊप्स नियति नहीं। तभी रूही बोली, प्लीज नियति, तुम इस ड्रेस और ज्वेलरी को 2 दिन बाद मोम डैड की एनिवर्सरी पार्टी में जरूर पहन कर आना। अगर तुम इसे पहनोई तो मैं सोचूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, मुझे बहुत खुशी होगी। सच में कितनी ड्रामेबाज है। इतना सोचकर नियति दिल ही दिल में हंसी और फिर बोली, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे देखने दो कि ये ड्रेस मेरी लायक भी है या नहीं। ये बात सुनकर अमृत और अर्जित गुस्से से भर गए। नियति कहना क्या चाहती है, रूही उसे चिप ड्रेस देगी। वहीं विपुल जी और सीखा जी खुश थे कि कम से कम नियति ड्रेस को देख तो ले। उन्हें रूही पर पूरा भरोसा था कि उसने अच्छी ड्रेस ही चुना होगा नियति के लिए। उसकी ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा था, पर उनसे उलट रूही को गुस्सा या किसी नहीं बल्कि बहुत डर लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नियति यही खोलकर देखेगी। उसे लगा था नियति एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं तो अगर करेगी तो बाद में खोल कर देखेगी। वो नियति को रोकना चाहती थी, वरना सबके सामने आज उसकी बेइज्जती जरूर होती। तभी नियति ने उस बैग से एक ड्रेस निकाला। उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो ड्रेस किसी नाइट ड्रेस से भी पतली थी, लाल चमकदार, जो आंखों को अंधा कर रही थी। उसकी कंधे से एक पतला स्ट्रिप था और डीप नेक था, पीछे भी बैकलेस था और इतनी छोटी थी कि मुश्किल से भी घुटने तक नहीं आएगा। उस ड्रेस को जो भी पहनता उसकी सभी बॉडी पार्ट अच्छे से रिवील होता। नियति हंसते हुए बोली, वाह मिस रूही, मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसी कटी फटी कपड़े गिफ्ट करके माफी मांगने का शौक है। फिर उसने उसे नीचे फेंक दिया, जैसे वो कोई गंदगी हो। फिर उस ड्रेस पर अपनी सैंडल रख के साफ करते हुए बोली, ये मेरी सैंडल साफ करने के लिए परफेक्ट है। उसकी बात सुन मारजय मुंह में रख के हंसने लगा। वो समझ गया आज उसकी लिटिल सिस्टर रूही की बेइज्जती करने वाली है। आज रूही की सुबह उसकी बहन से बेइज्जत होकर ही शुरू होने वाली थी। वहीं बाकी सब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूही नियति को ऐसी घटिया ड्रेस गिफ्ट करेगी। वहीं रूही का चेहरा पीला पड़ गया। तभी नियति ने बाकी ड्रेस को बहुत निकला। हर एक ड्रेस बहुत ही भद्दा था। उनमें से एक भी डिसेंट ड्रेस नहीं था जिसे कोई अच्छी फैमिली की लड़की पहन सके। ग्रीन, येलो, गुलाबी, उसमें बस वही कॉलर सबसे ज्यादा था और सब छोटे रिवीलिंग थे। नियति ने रूही को देखा, फिर मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ बोली, मिस रूही, ये सब आपकी चॉइस है। मैं अभी 18 साल की भी नहीं हुई हूँ और कोई मुझे ऐसी ड्रेस गिफ्ट कर रही है, कमाल है। ऐसी सस्ती और भद्दी ड्रेस से तो सिर्फ मेरी जूते ही साफ हो सकती हैं। पर इतना सारा मुझे नहीं चाहिए था। वैसे जितना मुझे पता है ये सब रेड लाइट एरिया में रहने वाली औरतें पहनती हैं। क्यों ना आप इन ड्रेस को लेकर उन्हें गिफ्ट में दे दे या खुद ही पहन ले, क्योंकि ऐसी ड्रेस तो मैं भिखारियों को भी दान नहीं कर सकती, वो भी इसे फेंक देंगे।
नियति एक तिरछी स्माइल के साथ ये सब रूही को देख कर के रही थी। रूही अंदर से डर रही थी। उसने अपने पास बैठी नेहा की हाथ को कसकर पकड़ लिया था। वैसे ये सब तो नकली है, क्योंकि लेमिस ब्रांड का ड्रेस है मेरे पास। आपने इसे किस सस्ती नकली मार्केट से खरीदा है मिस रूही? इतना कहकर नियति हंसने लगी। वहीं अब सबकी नज़र रूही की तरफ था। विपुल जी हैरानी से बोले, रूही, नियति जो कह रही है क्या वो सच है? क्या ये सब नकली है? और तुमने ऐसी घटिया ड्रेस क्यों मंगवाया है? आपने डैड की सवाल सुनकर रूही डर से भर गई। वो क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी नियति ने उन सभी ड्रेस को नीचे फेंक दिया और बोली, दादी माँ, रामू काका को कहिए इसे ले डस्टबिन में फेंक दे। तभी फिर बोली, रुकिए। फिर उस ब्रांड नेम पर पानी डाल दिया तो ऊपर से कागज की परत उतार गया। अब वो ड्रेस जो किसी भी ब्रांड का नहीं लग रहा था, सच में सस्ती मार्केट से उठाई हुई चीजें लग रही थी। फिर उसने उसे नीचे फेंक दिया और तीखी नजरों से रूही को घूरते हुए बोली, सो मिस रूही, मुझे नहीं लगा था कि आपकी चॉइस इतनी घटिया है। तो आप ही इसे क्यों नहीं पहन लेती हो और रेड लाइट एरिया में जाकर एक बार धंधा करके देखो। उसकी बात सुनकर रूही गुस्से और नफरत से उसे घूरने लगी। अमृत और अर्जित, नेहा भी उसे गुस्से से घूरने लगी। यहाँ तक कि विपुल जी और सीखा जी, नीरज जी और सरिता जी सब नियति को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। अर्जित गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को इतनी घटिया बात बोलने की? अमृत भी गुस्से से बोला, उसने तुमसे तो कोई घटिया बात नहीं कही। अगर वो गलती से ये ड्रेस ले आई थी तो भी तुम अपनी बहन से ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? सीखा जी भी अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तुम घटिया लड़की, तुमने इतनी घटिया बातें कहाँ से सीखा? तुम सिर्फ 17 साल की हो और अपनी बड़ी बहन को इतनी घटिया बातें बोल रही हो। विपुल जी भी बहुत गुस्से में थे। रूही को उन्होंने बहुत नाजू से पाला था। चाहे वो अब नियति के लिए गिल्टी हो, पर नियति की हिम्मत कैसे हुई रूही से ऐसी बात करने की? तभी नियति हंसते हुए बोली, जैसे तुम्हारी सौतेली मनहूस बेटी की हिम्मत हुई मुझे ये घटिया ड्रेस देने की, मिसेस घटिया औरत सीखा शेखावत। और क्या तुम्हारी मनहूस कुतिया बेटी रूही को पता नहीं था कि मैं सिर्फ 17 साल की हूँ? तो उसने मुझे ऐसे ड्रेस क्यों दिया जिसे पहनकर शायद लड़कियां सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही कंफर्टेबल हो सकती हैं? तुम सब अपनी सुअर जैसी बेटी को क्यों नहीं पूछते कि उसने अपनी पूंछ हिलाकर इसे क्यों खरीदा? क्या मैंने कहा था उसे मुझे गिफ्ट देने को? और मिस्टर अमृत, मिस्टर अर्जित, जब वो मुझे इतनी घटिया चीजें गिफ्ट कर सकती हैं तो मैं उसे घटिया बातें क्यों नहीं बोल सकती? और आपकी बहन कोई 2 साल की बच्ची नहीं है जो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या खरीद रही है। जब वो ऐसी ड्रेस खरीद सकती है तो पहन भी तो सकती है, और ऐसी ड्रेस पहनकर लड़कियां सिर्फ एक ही जगह रह सकती हैं। एक है डांस बार और दूसरा रेड लाइट एरिया। तो मैंने गलत तो नहीं कहा? वही रूही का चेहरा और भी काला पड़ता जा रहा था। इस नियति की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेइज्जती करने की? वही नियति की हर बात सीखा जी और विपुल जी को और ज्यादा तकलीफ दे रहा था। उन्हें अब नियति की नफरत का अंदाजा हो रहा था, जो बहुत ज्यादा था। वो बस ये सपने ही देख रहे थे कि नियति उन्हें कभी माफ करेगी या इनसे अच्छे से बात करेगी। वो जितना चाहे खुद को रोक ले, पर कभी कभी नियति ऐसी बातें करती थी जिस वजह से किसी को भी गुस्सा आ सकता था। खास करके बात जब रूही की हो तो वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। फिर नियति की इतनी नफरत भरी बातें सुनकर उन्हें दर्द भी होता था। आखिरकार वो भी उनकी ही खून थी, पर उन दोनों ने उसे कभी प्यार और केयर नहीं दिया, जिस वजह से आज वो सबसे इतनी नफरत करने लगी हैं और वो बार बार वही गलती कर रहे हैं। अगर रूही गलती ना करती और अच्छी ड्रेस लाती तो शायद नियति जो गिफ्ट को एक्सेप्ट किया था उसे रख लेती और ज्यादा गुस्सा नहीं करती, पर रूही ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। अमृत और अर्जित भले ही चुप हो गए थे, पर उन्हें नियति पर अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो उनकी प्रिंसेस के बारे में इतनी खराब बातें कैसे बोल सकती हैं? नेहा भी गुस्से से नियति को घूर रही थी। फिर मासूम बनते हुए बोली, रूही ऐसी नहीं है। जरूर उससे कोई गलती हो गई है, या ड्रेसेस जरूर गलती से चेंज हो गया होगा। तुम रूही को ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो? नेहा अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए बोली। हाँ, नियति जरूर गलती से ये आ गया होगा, रूही रोते हुए बोली। अब उसे यही रास्ता दिख रहा था, खुद को बचाकर वो नियति को सबके सामने बुरी बना सकती थी। फिर उसके डैड मोम जी नियति को लेकर बुरा फील कर रहे हैं, फिर वो उससे नफरत करने लगेंगे।
पर उसे ये नहीं पता था कि अब नियति को अपने सो कॉल्ड माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए तो सच में उसने यहाँ आने से पहले उन दोनों का मजाक उड़ाने के लिए कब्र बना दिया था, जिसके अंदर मरा हुआ कुत्ता और सूअर था। और दोनों कर पर विपुल जी और सीखा जी की बड़ी फोटो और नाम भी बड़े बड़े वार्ड में लिख दिया था। वो कुछ बोलती उससे पहले जय बोली, तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? मेरी बहन कुछ भी करे ये उसका और घरवालों का मामला है, और तुम बस एक बाहर वाली हो जिसे दया दिखा ये सब कचरे से उठाकर लेकर आए हैं पालने के लिए। जय ने ये बात नेहा के लिए कहा था, जिस वजह से नेहा गुस्से और नफरत से भर गई। नियति ने जय को प्यार से देखा, इस बार उसे एक सच में अच्छा बड़ा भाई मिल गया था। पर नियति को ऐसा लगता था जैसे जय उसका छोटा भाई है, क्योंकि दिशा जब मरी थी वो पूरी दुनिया में राज करती थी। फिर वो रूही की तरफ देखकर बोली, मिस रूही, बार बार तुमसे ही क्यों सभी गलतियां होती हैं? और तुम्हारे ये माँ बाप भाई बिना जाने दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। क्या बकवास फैमिली ड्रामा है ये सब? ठीक है, मुझे देखना है तुमसे कितनी गलती होती है। इतना कहकर उसने जल्दी से एक बैग से ज्वेलरी 4 सेट निकाला, जो रूही ने उसके लिए मंगवाया था। फिर उसे खोलकर देखने लगी। वही रूही मन ही मन बोली, इस बार ड्रेस देखने की वजह से तुम बच गई। पर क्या तुम इस ज्वेलरी को पहचान सकती हो? अब मैं देखती हूँ कि तुम मेरी चाल से कैसे बच सकती हो। तभी नियति ने एक नेकलेस उठाया जो दूर से देखने में डायमंड का लग रहा था, पर नियति एक बार देखने से ही पहचान सकती थी कि ये ब्रांड और डायमंड असली नहीं नकली है, ये बस स्टोन के टुकड़े हैं। नियति फिर मजाक उड़ाने वाली स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है, तुम हर बार कैसे गलती कर लेती हो मनहूस लड़की। तुम सच में एक मनहूस हो, देखो तो तुमने ये ज्वेलरी भी नकली लिया है। अब ये मत कहना कि तुमने इस पर लाखों खर्चा लिया है। तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने तुम्हें नकली ज्वेलरी गिफ्ट दिया है? रूही हकलाते हुए बोली। डर से वो पीला पड़ गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं नियति को ये तो पता नहीं चल गया कि ये सब ज्वेलरी नकली है। इसकी आंखें इतनी तेज कैसे हो सकती हैं कि ये असली नकली में फर्क कर ले। ज्वेलर्स को भी असली नकली फर्क करने में कुछ टाइम लगता, पर नियति सबसे अलग थी। बाकी सब भी नियति को देखने लगे। नियति की बातें उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उसकी कहने का मतलब क्या है। तभी नियति ने उस ज्वेलरी को सबके सामने नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर सैंडल रख दिया। फिर जो हुआ उससे सब हैरान हो गए, क्योंकि पूरा ज्वेलरी की जो नट थी वो थोड़ा खुल गई और कुछ स्टोन बाहर निकलकर नियति की सैंडल की नोक के नीचे टूट गए। क्योंकि वो सब स्टोन ही था, नियति ने बाकी सभी ज्वेलरी के साथ भी वही किया, तो सभी सेट नकली निकला। ये देखकर सब फिर से रूही को देखने लगे। रूही, ये सब क्या है? पहले ड्रेस नकली था तो हमने मान लिया कि गलती था, पर ये सभी ज्वेलरी भी कैसे नकली निकला? विपुल जी की आंखें अब रूही पर सख्त हो गई थी। ये देखकर रूही डर गई। वो सबके सामने अपना गुनाह कैसे मान सकती थी? इसलिए वो रोते हुए बोली, सॉरी डैड, मुझे नहीं पता था ये सब नकली होगा। मैंने तो ये सब वेबसाइट से मंगवाया था। आप सबके सामने ही तो डिलीवर करके गए थे। लगता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ओहो रियली, तुम्हारी आंखें इतनी कमजोर हैं कि टूक असली और नकली वेबसाइट में फर्क नहीं कर सकती। तो ठीक है, मुझे इस परफ्यूम को पहले तुम पर अप्लाई करके देखने दो। इतना कहकर उसने परफ्यूम निकाला तो रूही डर से भर गई, क्योंकि ये परफ्यूम कोई नॉर्मल परफ्यूम नहीं था, बल्कि एक ऐसा परफ्यूम था जिसे लगाने से किसी को भी 2 सेकंड में एलर्जी हो डालती थी। जिस जगह ये परफ्यूम लगेगा वहां लाल लाल रैशेज हो जाएंगे। नियति ने एक डेविल स्माइल करके रूही के हाथ को पकड़कर परफ्यूम यहाँ वहां स्प्रे कर दिया। रूही चाह कर भी नियति से हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। नियति, छोड़ो मेरा हाथ, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? रूही रोने लगी थी। नियति, अगर रूही का परफ्यूम लगाने का मन नहीं तो तुम जबरदस्ती क्यों लगा रही हो? अर्जित नियति के हाथ को दूर करते हुए बोला। उसे डर था कि कहीं बाकी सभी चीजों की तरह कहीं परफ्यूम भी नकली ना निकल जाए, और इस वजह से कहीं उसकी प्यारी प्रिंस को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी रूही दर्द से चिल्लाने लगी। नियति ने उसकी हाथ को छोड़ दिया था। फिर भी परफ्यूम लगने की वजह से रूही को जलन और इचिंग होने लगी थी अपने हाथ पर। सब रूही को रोते चिल्लाते देख घबरा गए। सब उसके पास आ गए। सबने देखा तो रूही की हाथ पर जहां नियति ने परफ्यूम स्प्रे किया था वहां लाल निशान उभर आए थे। ये देखकर सब डर गए। अर्जित गुस्से से नियति को देखते हुए बोला,
नियति ये सब तुमने जानबूझकर किया ना, ताकि तुम रूही से बदला ले सको, उसे परेशान करके दर्द दे सको। उसकी बहस सुनकर नियति एक डेविल स्माइल करके बोली, कमाल है मिस्टर अर्जित, ये परफ्यूम आपकी बहन ही तो लाई थी। मैंने तो बस उस पर ट्राई किया था, आप मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो। दादाजी और दादी माँ कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी बोले, ये सब रूही की गलती है, हमारी बच्ची की नहीं। हमारी बच्ची से सवाल करना बंद करो और अपनी बहन को संभालो। हाँ दादी माँ, दादाजी सही कह रहे हैं, रूही ने खुद ये परफ्यूम नियति को दिया था। अगर मेरी लिटिल सिस्टर इस घटिया परफ्यूम को अप्लाई करती तो क्या होता, किसी ने सोचा है। सबको इस मेढक की चिंता है और तुम बेकार में मेरी बहन पर दोष दे रहे हो। उसने अच्छा किया इस पर पहले ट्राई करके, जय मुंह बनाकर बोला। उन तीनों को बात सुनकर अर्जित चुप हो गया, बाकी सब भी कुछ नहीं बोले। डैड, मोम भाई, मेरे हाथ में बहुत जलन हो रही है, कहीं ये निशान तो नहीं रह जाएंगे ना। रूही रोते हुए बोली, उसे अपनी खूबसूरती बहुत प्यारी थी, वो कभी भी अपने हाथ पर इस दाग को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे नियति पर गुस्सा आ रहा था, उसकी नफरत नियति के लिए और भी बढ़ गई थी। उसे पता था जरूर नियति ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। वो नियति को सबक सिखाना चाहती थी, पर उसे इतनी इचिंग हो रही थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अमृत ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया और रूही के हाथ पर डॉक्टर की कहने के हिसाब से आइस लाकर लगा दिया ताकि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। वहीं विपुल जी सख्ती से बोले, रूही, तुमने नियति के लिए इतनी सारी नकली चीजें क्यों मंगवाया था? अगर सिर्फ ड्रेस नकली होता तो तुम्हारी गलती है, सोचकर मैं नहीं पूछता, पर ज्वेलरी के साथ साथ ये परफ्यूम जिसे लगाते हो एलर्जी हो रहा है। क्या तुमने मंगाने से पहले इसे ठीक से चेक नहीं किया था? उनकी सवाल सुनकर रूही का चेहरा और भी पिला पड़ गया। वो और भी डर गई और डर की वजह से उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वहीं नियति ये सब बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। जय भी ये सब एंजॉय करते हुए उसे फ्रूट खिला रहा था। तभी सीखा जी बोली, विपुल जी, आप अभी प्लीज बच्ची से सवाल मत कीजिए। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि उसकी क्या हालत है? उसके हाथ में कितने रेड रैशेज हो गए हैं। हमारी बच्ची कितनी दर्द में है, वो कितना रो रही है। जरूर उसने जल्दबाजी में किसी गलत वेबसाइट से मंगवा लिया होगा। रूही भी रोते हुए बोली, हाँ डैड, मोम सही कह रही है, शायद मैंने फेक वेबसाइट से गलती से चीजें मंगवा दिया है। आपको पता है ना, मैं कभी भी जानबूझकर अपनी बहन के नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रूही की बातें बहुत सिंसियर लग रही थी, कोई भी उसकी बातें सुन बार सच मान लेता। अमृत और अर्जित ने रूही को धीरे से गले लगा लिया और बोले, हमें तुम पर भरोसा है बच्चा, तुम इतना डरो मत। डैड तो बस जानने के लिए पूछ रहे हैं कि ये कौन सी फेक वेबसाइट है। हमें उन पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है जो ऐसा काम करते हैं। तभी नियति हंसते हुए बोली, वाह मिस रूही, आपने लेमीज की फेक वेबसाइट से इतना सब फेक चीजें खरीद लिया। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि कोई उनकी नाम का गलत यूज कर रहे हैं। और मिसेस सीखा शेखावत, क्या कहा आपने? आपकी बेटी से गलती हो गई है और उसे दर्द हो रहा है। और मुझे अच्छे से पता है, अगर रूही की दी हुई परफ्यूम में यूज कर लेती तो भी आप यही कहती कि आपकी घटिया सौतेली बेटी से गलती हो गई है। वाह, इसका मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। आपने कैसे संस्कार दिया है अपनी सौतेली बेटी को, जिसे अपनी गलती सुधारना नहीं आता है। वो इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि उसे नकली और असली वेबसाइट के बीच फर्क ही नजर ना आए। अगर वो इतनी ही बेवकूफ है तो मिस्टर विपुल शेखावत ने उसके नाम 10% शेयर क्यों किया है, ताकि आपकी बेटी नकली चीजों पर पैसा उड़ा सके। फिर विपुल जी और सीखा जी को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोली, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी ये मनहूस कचरा बेटी सिर्फ कचरे खरीदने में पैसा बर्बाद कर रही है? नियति, तुम कहना क्या चाहती हो? रूही की उस शेयर पर हक है, उसे उसकी हक की चीजें ही मिला है। अगर वो पैसा खर्च कर देगी तो क्या प्रॉब्लम है? सीखा जी चिढ़ते हुए बोली। अर्जित भी बोला, हाँ वो इस घर की बेटी है, उसका हमारे पैसों पर हक है, तुम कहने वाली होती क्यों हो? ओह शट अप बेवकूफ इंसान। अर्जित शेखावत, तुम पहले अपनी करियर संभालो, क्या पता तुम सीधा आसमान से धरती पर गिरो। नियति मजाक उड़ाते हुए बोली। फिर हंसते हुए बोली, शेयर रूही के नाम है, यह क्या हुआ? वो कंपनी अभी भी मेरे दादाजी का है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस मनहूस की वजह से मेरे दादाजी की मेहनत से बनाई कंपनी बर्बाद हो जाए। और तुम्हें मुझे नहीं पर लीमिस ब्रांड के लोगों को जवाब देना चाहिए।
ताकि वो उन फेक फ्रॉड कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सके। नियति की बातें रूही को डरा रही थी, क्योंकि सच तो ये था कि उसने जानबूझकर बेकार ब्रांड से कपड़े खरीदकर नियति को दिया था और उसने बहुत पैसे दिए थे इन नकली चीजों को असली जैसा बनाने के लिए। वो उन सबको क्या जवाब देगी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नियति ने ऑलरेडी अपने ब्रांड के इंचार्ज को कॉल कर दिया था। जैसे ही उधर से किसी ने कॉल उठाया, एक इंसान की आवाज आई, हेलो बॉस, हूँ मैं, तुम्हें एड्रेस दे रही हूँ, यहाँ लेमिस ब्रांड के लोगों को भेजो। कोई ब्रांड है जिसने लेमिस ब्रांड की फेक वेबसाइट बनाया है, उस पर केस और डेफिनेशन फाइल करो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। तभी अमृत बोला, नियति, क्या तुम्हारे पास लेमिस ब्रांड की इंचार्ज पसंद का नंबर है जो तुमने इतनी जल्दी कॉल करके कंप्लेंट कर दिया? नियति कुछ नहीं बोली, उसे अब इन सब बेवकूफ लोगों से बात करने का कोई मन नहीं था। तभी जय बोला, लिटिल सिस्टर, क्या सच में तुम्हारे पास उनकी कांटेक्ट है? मैंने पहले उनकी मैनेजर से कांटेक्ट करके आपने लिए एक ट्रैकिंग सूट और सूज बनाने के लिए कहा था। मैं चाहते था उनकी सबसे अच्छी डिजाइनर और फाउंडर क्वीन लेमी मेरे लिए एक डिजाइन कर दे, पर उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। तभी दादी माँ बोली, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बहन की इंडिया के बाहर कुछ काम था, इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था अभी थोड़े दिन रुक जाओ, उसके बाद कांटेक्ट करना। उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। जय के साथ साथ सभी घरवाले भी कंफ्यूजन से अपनी दादी माँ को देखने लगे कि दादी माँ करना क्या चाहती हैं। जय की ड्रेस रेडी होने ना होने से नियति की इंडिया के बाहर रहने का क्या लेना देना है? दादी माँ, आप कहना क्या चाहती हो? मेरी लिटिल सिस्टर की देश से बाहर रहने से मेरी सूट डिजाइन का क्या लेना देना? दादी माँ हंसते हुए बोली, बेवकूफ, तुम्हारी बहन ही तो लेमिस की फाउंडर और दुनिया की बेस्ट डिजाइनर क्वीन लेमी है। दादाजी ने भी सिर हिला दिया और घमंड से बोले, जय, तुम्हें नहीं पता, पर जब मैं कोमा से बाहर आया था, मुझे अपनी प्यारी बच्ची के बारे कुछ बातें तुम्हारी दादी माँ ने बता दिया था। अगर तुम्हें उस ब्रांड से कुछ भी चाहिए तो तुम्हें उसकी स्पोक या इंचार्ज पसंद से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट अपनी बहन को बोल दो, वो तुम्हारे लिए बना देगी। दादाजी दादी माँ की बात वहां बैठे सबके ऊपर किसी बम की तरह गिरी थी। जय हैरान और एक्साइटेड होकर अपनी प्यारी बहन को देख रहा था। जय को कुछ पल लगा होश में आने में, फिर वो एक्साइटेड होकर बोला, लिटिल सिस्टर, क्या तुम सच में क्वीन लेमी हो, जिसे पूरी दुनिया में लोग डिजाइनर की क्वीन कहते हैं? नियति को अब झूठ बोलकर भी क्या मिलता, वो जानती थी उसकी दादी माँ और दादाजी बहुत घमंड से बोल रहे थे। अगर वो सच छुपाने के लिए मना करती तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं सच में उस वक्त एक इंटरनेशनल रेस के लिए बाहर गई थी। दादी माँ ने मुझे तब बताया था कि आपको एक मेरी बनाई डिजाइन ट्रैकिंग सूट और सूज चाहिए। मैं यहाँ आने के बाद आपके लिए बनाने के बारे में सोच रही थी। अब आपको जो जैसा चाहिए मुझे बता देना, आपको किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। जय ने हाँ में सिर हिला दिया और नियति को साइड से गले लगा लिया। आई नो कि तुम मेरी बेस्ट लिटिल सिस्टर हो, तुमसे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती। मुझे अब तुम्हें परेशान करना होगा अपनी सूट और सूज के लिए, और मेरे लिए एक रेसिंग सूट भी चाहिए, हम दोनों फिर रेस में जाएंगे। जय ये सब बहुत खुश होकर और लगभग मन ही मन नाचते हुए कह रहा था। वहीं बाकी सब सदमे में थे। दुनिया की सबसे बड़ी रेसर निया, जिन्हें लोग रेसिंग की गोडेस कहते थे, वो भी नियति थी। और अब जिसे डिजाइन वर्ल्ड में सब एडमायर करते हैं और देवी मानते हैं, वो भी नियति ही निकली। ऐसा कैसे हो सकता है? नियति जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, उसकी इतनी सारी आइडेंटिटी कैसे हो सकती है? विपुल जी की आंखों में हैरानी के साथ साथ थोड़ा गर्व भी था। नियति ने इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लिया था, लगभग कोई भी उसके मुकाबले में नहीं था। उसने इतने कम उम्र में अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया था, पर अपनी गलतियों की वजह से वो अपनी बेटी को खो चुके थे। अमृत और अर्जित नियति को सदमे में देख रहे थे। उन्हें लगा था नियति पैसा और शेयर के पीछे है, पर उसके पास जब इतनी बड़ी ब्रांड है जिसकी टर्नओवर करोड़ों में है, तो भला उसे 10% शेयर से क्या ही मिल सकता है? उसकी टर्नओवर के आगे तो ये 10% का टर्नओवर पैसा कुछ भी नहीं है। रूही का चेहरा पीला पड़ गया था, वो आइस को जोर से दबा रही थी, जैसे उस टुकड़े को तोड़ देना चाहती हो। वहीं नेहा हैरानी और सदमे ने नियति को देख रही थी। अब तो उसे नियति से थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि नियति की आम लड़की नहीं थी, वो एक शैतान थी।
अगर उसने उससे स्कोर सेटल किया तो कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करने वाला था। जय पर नियति को इतना प्यार लुटाते देख अमृत और अर्जित को थोड़ी जलन हो रही थी। इतनी स्ट्रोंग और कैपेबल लड़की के साथ जय बच्चे जैसा बिहेव करता था, और तो और नियति भी जय की हर ख्वाहिश को पूरा कर रही थी। नीरज जी और सरिता जी ने अपने बेटे को देखा। जय कभी उनकी बात नहीं मानता था। उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो दोनों हमेशा उस पर गुस्सा रहते थे। उसे स्पोर्ट्स कार सूट जो भी चाहिए जय उन्हें नहीं मांगता था, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसे कभी नहीं ला कर देंगे। और अब नियति उसकी वो सभी ख्वाहिश को पूरा कर रही है जो उसे चाहिए था। ये देखकर उन दोनों को थोड़ा बुरा लग रहा था। वो माँ बाप है, फिर कैसे अपने बेटे को समझ नहीं पाए। पर अभी वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन दोनों ने जय को हमेशा इग्नोर किया था, पर लगता है नियति की वजह से उनका बेटा फिर से खुशी से जीना सीख रहा है। अब वो उसके खुशियों के बीच नहीं आने वाले थे। अगर जय को बिजनेस पसंद नहीं है तो अब से वो उसे ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। वहीं बाकी सब भी जय और नियति की बॉन्डिंग को देख रहे थे। क्या अगर वो भी नियति को जय की तरह ट्रीट करते तो नियति उनसे भी थोड़ा प्यार से बात करती। रूही ने सब देखा कि कैसे सब नियति को ही हैरानी और प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जानबूझकर चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। डैड, मोम भाई, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जल रहा है। रूही की चीखने से सबका ध्यान अब रूही पर गया। उसके हाथ में और भी ज्यादा लाल रैशेज हो गए थे। तभी सीखा जी को कुछ याद आ गया। वो नियति को देखकर बोली, नियति, क्या तुम रूही को चेक कर सकती हो? उसके हाथ में जो हो रहा है उसके लिए कुछ कर सकती हो? तुम भी तो डॉक्टर हो ना। सीखा जी को याद आ गया था कि उनकी सास ने कहा था कि नियति एक डॉक्टर है। ऐसे भी ऑलरेडी वो नियति की दो इतनी बड़ी आइडेंटिटी जानकर सदमे में थे। एक और जानकर कुछ ज्यादा नहीं होगा, वो इसे बर्दाश्त कर सकते थे। और अब तक डॉक्टर भी नहीं आए थे, तो रूही को दर्द में देखना उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा था। बाकी सब भी आज से नियति को देखने लगे। विपुल जी जानते थे कि नियति कभी भी उनके घर में दादा, दादी और जय के अलावा किसी की हेल्प नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने सिर हिला दिया। ये सब कुछ उनकी गलती थी। वो ही है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर वो नियति को भी रूही की कितना प्यार देते और कभी भी खुद को उससे दूर नहीं करते तो आज नियति ऐसी नहीं होती। उसकी आंखें इतनी ठंड और बेजान नहीं होती, वो भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी खुशी बात करती, एंजॉय करती। उन्हें बहुत अफसोस और पछतावा था कि आज उन्होंने नियति को एक अंत तक धकेल दिया है, जहां वो ऐस बड़ी ही बन गई है और सब कुछ अचीव करते करते वो इतनी कोल्ड हो गई है। ये सब नाम, फेम, पैसा, गोल अचीव करने के लिए नियति ने क्या क्या सह होगा, कितनी कड़ी ट्रेनिंग किया होगा, सोचकर विपुल जी का दिल दुख रहा था। उनकी एक बेटी रूही यहाँ उनकी प्रोटेक्शन और सबकी प्यार पाकर किसी प्रिंसेस की तरह पली बड़ी, पर उनकी छोटी मासूम बेटी क्या क्या सहकर बड़ी हुई जो वो इतनी स्ट्रोंग और नफरत से भरी हुई है। वो इतने स्वार्थी कैसे हो गए कि एक बेटी के प्यार में वो दूसरी बेटी की खुशी को भूल गए। तभी नियति की ठंडी आवाज से वो होश में आए। मैंने मेडिसिन इसलिए नहीं पढ़ा है ताकि मैं आपकी मनहूस झूठी बेटी का इलाज कर सकूं। आपको डॉक्टर के आने का इंतजार करना चाहिए। आप सच में काफी हिम्मती हैं मिसेस शेखावत। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपकी बेटी को गलत मेडिसिन दे दूंगी या उसकी हाथ को काट दूंगी? वैसे भी मैंने अपनी नफरत और घिन को आप सबसे छुपाया तो नहीं है। मुझे आप सबसे नफरत है, फिर भी आप चाहती हैं कि मैं आपकी इस ड्रामेबाज बेटी की इलाज करूं। नियति की होंठों पर एक जहरीली स्माइल थी, मानो वो अभी सच में रूही की हाथ को काट कर फेंक देगी। ठीक है, इतना कहकर वो रूही की हाथ की तरफ लपकी। ये देखकर रूही डर से भर गई और आपने हाथ को पीछे कर दिया। नहीं, तुम्हें मेरी इलाज करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के आने तक मैं वेट कर सकती हूँ। सी मिसेस शेखावत, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो आराम से इसे और कुछ देर एंजॉय कर सकती है। आप खमोखा अपनी मनहूस सौतेली बेटी के लिए फिक्र कर रही हैं। ई कहकर नियति ने जय के कंधे पर सिर रख दिया और बोली, भाई, मुझे इन सब के साथ बहस करके अपना दिमाग और नहीं खर्च करना है। अब से अगर इन लोगों ने कुछ कहा तो आप मोर्चा संभाल लेना। अगर आपने इन्हें बातों में हरा दिया तो मैं आपको दुनिया की सबसे बेस्ट कार गिफ्ट करूंगी और मेरी मॉडिफाई कार में से एक भी आप रख सकते हो। इतना कहकर उसने अपने पैर सोफे पर मोड़ लिया। उसकी बात सुनकर जय एक्साइटेड हो गया और उसकी सिर को प्यार से थपथपाते हुए बोला,
डोंट वरी लिटिल सिस्टर, अब से मैं मोर्चा संभाल रहा हूँ। स्लीप वेल। इतना कहकर वो सबको देखने लगा ताकि कोई तो कुछ कहे, ताकि वो झगड़ा कर सके और उसे सबसे बेस्ट कार गिफ्ट मिल सके। पर उसे गुस्सा आया जब उसने देखा कि सब नियति को आंखें फाड़ कर देख रहे हैं, पर कोई भी कुछ कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोल रहा है। सब नियति की बात सुनकर हैरान थे। ये लड़की तो उन्हें धमकी देने का और बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जय गुस्से से बोला, क्या है मेरी बहन कोई एलियन है जो तुम लोग देख रहे हो आंखें फाड़कर? मेरी बहन की खूबसूरती को तुम लोग नजर क्यों लगा रहे हो? आपने सड़े हुए शकल और खराब आंखों के साथ मेरी बहन को मत देखो। जब जय ने देखा कोई कुछ नहीं कह रहा है तो उसने सोचा क्यों ना मैं खुद ही लड़ाई स्टार्ट कर दूं। फिर जब ये लोग गुस्से में कुछ बोलेंगे तो मैं झगड़ा करूंगा। वही दादाजी और दादी माँ हैरान थे और उन्हें हंसी भी आ रही थी जैसे और नियति को देखकर। तभी डॉक्टर भी आ गए तो किसी ने कुछ नहीं बोला। ये देखकर जय का मुंह सिकोड़ गया। वहीं उसका ऐसा मुंह देखकर सबको हंसी आ रही थी। सबको पता था जय उनसे झगड़ा करना चाहता है ताकि नियति से कार गिफ्ट ले सके, पर आज वो जय से झगड़ा नहीं करेंगे ये सोच लिया था, क्योंकि वो चाहते थे जय को अब कोई गाड़ी ही ना मिले। ऑलरेडी 4 सुपरकार्स पाकर वो 7वें आसमान में उड़ रहा है। सबसे बेस्ट कार मिलने पर वो पता नहीं क्या ही करेगा। डॉक्टर रूही को चेक कर रहे थे। चेक करने के बाद वो बोले, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। लगता है कुछ गलत केमिकल जिससे एलर्जी हो सकती है इनकी हाथ पर लगा है। तो सीखा जी बोली, जी डॉक्टर, उसने एक वेबसाइट से परफ्यूम मंगवाया था जिसे लगाने पर ऐसा रिएक्शन हो रहा है। डॉक्टर सिर हिलाकर बोले, डोंट वरी ये ठीक हो जाएगा, पर आपको बहुत से चीजें खरीदने वक्त थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया जो एलर्जी की रिएक्शन को कम कर दे। फिर वो चले गए। उनके जाने की कुछ देर बाद ही गार्ड्स ने इन्फॉर्म किया कि लेमिस ब्रांड के इंचार्ज आ गए हैं। इंचार्ज सुनील और बाकी 2 स्टाफ जो उनके साथ थे वो वहां आ गए। इंचार्ज सुनील ने जब अंदर आकर देखा तो वो हैरान हो गए। उनकी डेविल बॉस किसी लड़के की कंधे पर सिर रख के रेस्ट कर रही थी। उन्हें अपने आंखों पर ही भरोसा नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। सुनील और 2 स्टाफ ने माथे से पसीना साफ किया, फिर नियति को ग्रिट किया। उनकी आवाज ने नियति ने आंखें खोलकर उन्हें देखा और बोली, ये मिस रूही शेखावत हैं। आज इन्होंने ड्रेस, ज्वेलरी, परफ्यूम सब कुछ मंगाया था, पर सब कुछ फेक था। मिस रूही शेखावत से ठीक से पता करो और डेफिनेशन केस फाइल करो। कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे ब्रांड का नाम खराब कर रहा है? हमारे ब्रांड में सिर्फ वीआईपी कस्टमर होते हैं। कोई भी कचरा इंसान किसी भी कचरे साइट से हमारा ब्रांड कैसे खरीद सकता है? उसकी बात सुनकर रूही लगभग गुस्से से पागल होने वाली थी। फिर भी उसने एक फेक वेबसाइट दिखा दिया जिससे उसने कांटेक्ट किया है। थोड़ी देर बाद सुनील और दोनों स्टाफ नियति को ग्रिट करके बोले, बॉस, हम उन पर बहुत जल्दी डेफिनेशन के साथ साथ फ्रॉड कैसे भी फाइल करेंगे। उन्हें हमारे साथ खेलने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। नियति ने सिर हिला दिया तो तीनों चले गए। वहीं बाकी सब नियति के लिए उसके स्टाफ के मन में रिस्पेक्ट और प्यार देख पा रहे थे, और थोड़ा डर भी। यही तो एक बिजनेसमैन में होना चाहिए, उसके एम्प्लॉय उसे रिस्पेक्ट करें। विपुल की और अमृत ने दिल ही दिल में सोचा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला में, जिसके बाहर रायजादा विला लिखा हुआ था, विला के अंदर हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जैसे किसी गंभीर मामले में बात कर रहे हो। एक बूढ़ा मगर गंभीर आवाज सुनाई दिया, प्रखर, क्या आप सच में शादी करने के लिए तैयार हैं? इतने सालों से तो आप बार बार मना कर रहे हो और अब अचानक शादी। तो ये बूढ़ा आदमी प्रखर के दादाजी थे, मिस्टर राजनाथ रायजादा। राजनाथ रायजादा, रायजादा फैमिली के हेड। उम्र 76 साल। भले ही अभी उनका इतना उम्र हो गया है पर अभी भी वो खुद को फिट रखते थे। उनका स्वभाव थोड़ा कठोर है पर वो अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं जो लोगों को परखना अच्छी तरह से जानते थे। तभी किसी भी खुशी और हैरानी भरी आवाज आई, अरे आप मेरे बच्चे से क्या पूछ रहे हो? उसने कहा ना कि वो शादी के लिए तैयार हैं। प्रखर, क्या तुम सच में शादी करने वाले हो? तो बताओ कौन सी लड़की तुम्हें पसंद है? जिसकी फोटो मैंने पिछली बार भेजा था वो मेरी सहेली की पोती, या जो अभी कुछ दिन पहले भेजा था वो एक रिश्तेदार की भांजी। जल्दी बताओ, मैं अभी उनके घर पर कॉल करके रिश्ता पक्का कार्य हूँ ताकि हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा सके और हमारी इच्छा पूरी हो। ये आवाज थी प्रखर की दादी माँ मिसेस सुमित्रा राजनाथ सिंघानिया की।
सुमित्रा राय जादा, उम्र 71 साल, ये दिल की बहुत अच्छी और एक दयालु महिला है। अब इनकी सिर्फ एक ही इच्छा है, ये अपने बड़े पोते प्रखर की शादी देखना चाहती थी। तभी प्रखर जो फोन में देख रहा आपने डार्क ब्राउन आंखों को उठते हुए कहा, मैंने खुद लड़की पसंद किया है। टू बी कंटिन्यूड।